फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते एच सुप्रीम हेरम गॉड सिस्टम एपिसोड 911 से 920। मुझे बताओ अगर दर्द होता है का। नक्स चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोला। मेलिया ने चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी के भाव के साथ सिर हिलाया। नक्स ने फिर सावधानी से अपने डिक को सही स्थिति में रखा, फिर एक सिर हिलाकर वह धीरे से मेलिया में प्रवेश कर गया। उग्ध नक्स कराह उठा क्योंकि जैसे ही वह मेलिया के अंदर दाखिल हुआ, खुशी के झटके उसके शरीर पर हावी हो गए। उसके दिमाग में बनी उस धारणा के विपरीत, जहां वह सोचता था कि पिशाच का अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो सकता है, मेलिया का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म था। निस्संदेह यह अत्यधिक गर्म नहीं था, यह अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक गर्म था। इतना गर्म कि प्रवेश करते ही नक्स को अपने शरीर पर आराम की एक परत महसूस हुई। तुम ठीक हो? उन्होंने सवाल किया। मेलिया ने सिर हिलाया। नक्स ने पीछे सिर हिलाया, फिर उसने अपने कूल्हे आगे बढ़ाए। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसका रास्ता रोक रही है। नक्स को तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या था। मेलिया भी वैसी ही थी। वह जानती थी कि क्या होने वाला है। उसने नक्स के चेहरे को ध्यान से देखा। ये वह आदमी था जिसे वह अपना कौमार्य दे रही थी। इसके बारे में सोचते हुए मेलिया पर एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर अचानक नक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। मेलिया, जो नक्स के इरादों को समझ गई थी, मुस्कुराई। उसने नक्स के हाथ पकड़ लिए, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। फिर नक्स चला गया। मेलिया को हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने नक्स के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, फिर उसने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। नक्स भी मुस्कुराया। मेलिया ब्लड हॉट, इसके साथ ही अब तुम मेरी हो। अब आप मेलिया लिएंडर हैं। मेलिया के गाल लाल हो गए। नक्स ने अपने हाथों को उसके हाथों के ऊपर ले जाया, फिर वह नीचे आया, मेलिया के माथे को चूमा, फिर अपनी नाक को मेलिया की नाक पर टिकाया, एक दूसरे की सांसों को महसूस किया। मैं अब चलता हूँ, नक्स बोला। मेलिया ने सिर हिलाया। नक्स ने अपने कूल्हे हिलाए और उसका डिक अंततः उसकी गुफा में गहराई तक प्रवेश कर गया। और तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उगग है। आनंद के झटके और झटकों ने नक्स के शरीर पर हमला कर दिया। मेलिया की गर्माहट कुछ ज्यादा ही आनंददायक थी। यह इस हद तक थी कि नक्स को लगा कि उसका शरीर पिघल जाएगा। लेकिन वह कौन था? वह नक्स लिएंडर थे। वह यहाँ कैसे गिर सकता है? नक्स को तुरंत अपनी ताकत का एहसास हुआ। फिर उसने अपने कूल्हों को हिलाया, अपने डिक को उस बिंदु पर ले गया जहां वह लगभग बाहर था। फिर एक ही बार में पाह उसने जोर लगाया। केवल एक ही धक्के में मेलिया की पीठ ऊपर उठ गई और वह जोर से कराह उठी। उसकी दीवारें कैसे हिल गईं। नक्स को पता चल गया कि मेलिया को अभी अभी मामूली संभोग सुख का अनुभव हुआ है। उसने उसके चेहरे पर नजर डाली और देखा कि मेलिया उस खुशी को छिपाने की सख्त कोशिश कर रही थी जो वह महसूस कर रही थी। नक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेलिया के जाने न देने और सामान्य अभिव्यक्ति बनाए रखने के प्रयास ने नक्स के भीतर के राक्षस को बाहर निकाल दिया, जिसे वह इतने समय से दबाए हुए था। मेलिया का चेहरा खुशी में डूब गया। नक्स इसे देखना चाहता था। और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रिय। मैं तुम्हें कुछ ऐसा महसूस कराऊंगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। नक्स ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपने कूल्हों को पीछे किया। फिर एक ही बार में, मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसने फिर जोर लगाया। तारांकन कड़ाही। मेलिया खुशी से कराह उठी। उसने अपने होठों को चबाया, अपना विवेक बनाए रखने और अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। नक्स मुस्कुराया। उसने मेलिया के दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। उसका चेहरा मेलिया के बाएं स्तन की ओर चला गया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसके दाहिने स्तन को मसलना शुरू कर चुका था। मेलिया कराह उठी जब नक्स का हाथ उसके दाएं निपल के साथ खेल रहा था। हालांकि यह अभी शुरू हुआ था। नक्स की जीभ चली। उसने उसके एरोल को चाटा, उसके शरीर में खुशी की लहरें भेजी। फिर उसकी जीभ कली के चारों ओर घूमना शुरू कर दी और इसे शीर्ष के अलावा हर जगह से छूना शुरू कर दिया। यातना के तहत मेलिया के हल्के गुलाबी निपल्स खड़े हो गए। और निस्संदेह इस पूरे समय में नक्स ने कभी भी अपना जोर लगाना बंद नहीं किया। पाह पाह तारांकन पाह। आने। मेलिया के पास लगातार विलाप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका शरीर उस आनंद से कांप रहा था जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आनंद इतना तीव्र था कि मेलिया अपना सुध बुद्ध खो रही थी। उसने स्थिति का विरोध करने के लिए अपने हाथों को मुक्त करने की कोशिश की, हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपनी ताकत नहीं जुटा पाए। खुशी की इन लहरों के तहत जो उसके शरीर पर सभी दिशाओं से हमला कर रही थी, मेलिया पूरी तरह से असहाय थी। तब वह केवल एक चीज़ कर सकती थी और वह थी जोर से कराहना। और वह भाव बनाओ जो नक्स उसके चेहरे पर देखना चाहता था। वह अभिव्यक्ति जहां उसे अपनी छवि की परवाह नहीं है, वह अभिव्यक्ति जहां वह खुद को रोकती नहीं है।
आनंद उपन्यास शुद्ध आनंद की अभिव्यक्ति, वह अभिव्यक्ति जहां उसकी आंखें खुशी से बाहर निकली हुई हैं, उसका चेहरा पसीने से तर है, जीभ बाहर है और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान है। वह अभिव्यक्ति जो इस पूरी दुनिया में केवल नक्स को ही देखने की अनुमति थी। आने नक्स, जो इस अभिव्यक्ति का आनंद ले रहा था, ने अंततः मेलिया के हाथों को मुक्त कर दिया। मेलिया ने उसकी ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक कमजोर अभिव्यक्ति के साथ उसने नक्स की ओर अपनी बाहें फैला दीं। नक्स धीरे से मुस्कुराया, वह उसके करीब चला गया और मेलिया ने तुरंत अपने हाथ नक्स की गर्दन के चारों ओर डाल दिए। नक्स हंसा, उसने अपना मुंह मेलिया की ओर बढ़ाया, वह जानता था कि उसे क्या सबसे अधिक पसंद है। तथापि जैसे ही वे चूमने वाले थे, मेलिया ने अपनी दिशा बदल दी, उसका मुंह नक्स की गर्दन की ओर चला गया, फिर उसके कुत्ते लंबे हो गए और तारांकन पियर्स, उसने नक्स की गर्दन पर काटा और उसका खून चूसने लगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उगगह है। नक्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि नक्स के पूरे शरीर पर असहनीय रूप से तेज आनंद के झटके आ गए। नक्स, जो अभी भी अपनी सीमा से बहुत दूर था, अचानक अपने आप को रोक नहीं सका। उसे जो आनंद महसूस हुआ वह इस दुनिया से पूरी तरह से बाहर था। यह इतना मजबूत था कि यह उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। उसके पैर कमजोर हो गए, उसके कूल्हे कांपने लगे। अचानक मेलिया के अंदरूनी हिस्से उसके डिग के चारों ओर कस गए, जिससे उसे महसूस होने वाला आनंद बढ़ गया और फिर तारांकन धार मममन हननन, मेलिया कामोन्माद हो गया। उसका प्रेम रस नक्स के डिग पर बह गया और मानो वह अंतिम कदम था। ओ गुगग है, मैं कमिंग कर रहा हूँ। जब नक्स ने मेलिया के अंदर अपने वीर्य को भर दिया तो वह कराह उठा। उसका शरीर, जो पूरी तरह से अपनी सारी ताकत खो चुका था, मेलिया के ऊपर गिर गया, जो अभी अभी नक्स का खून चूस चुकी थी और उसके चेहरे पर अभी भी एक मादक भाव था। वह हा अद्भुत था, नक्स ने चेहरे पर थका हुआ भाव दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि मेलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नक्स ने भौहें चढ़ा दी, उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और देखा कि वह बेहोश हो गई थी। नक्स मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर जैसे ही वह अपना सिर मेलिया के स्तनों पर रख कर सोने ही वाला था, उसने देखा कि मेलिया के नीचे एक बड़ा जादुई घेरा बना हुआ है। वह हा अद्भुत था, नक्स ने चेहरे पर थका हुआ भाव दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि मेलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नक्स ने भौहें चढ़ा दी, उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और देखा कि वह बेहोश हो गई थी। नक्स मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर जैसे ही वह अपना सिर मेलिया के स्तनों पर रख कर सोने ही वाला था, उसने देखा कि मेलिया के नीचे एक बड़ा जादुई घेरा बन रहा है। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह इस शक्ल से परिचित थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इसे भूल सके। इसके चारों ओर वह अजीब ऊर्जा, वे रहस्यमय पैटर्न जो जादू करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैटर्न से पूरी तरह से अलग थे, और इस जादुई शकल की सबसे अनोखी संपत्ति आसपास के मन का उपयोग नहीं बल्कि काम करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करती है। ईमानदारी से कहें तो ये मैजिक शकल इतना अथाह था कि इसने नक्स को अपने सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक बना दिया। यह उन चीज़ों को कैसे कर सकता है जिन्हें असंभव माना जाता था। बेशक नक्स के पास अभी यह सब सोचने का समय नहीं था। इस मैजिक शकल के साथ साथ उसे इस अनुचित रूप से भारी मात्रा में ऊर्जा का भी ध्यान रखना था जो अभी अभी उसके शरीर में आई थी। यह ऊर्जा, नक्स ने तुरंत महसूस की, यह उसके लिए ऋषि बनने के लिए पर्याप्त थी। आमतौर पर इतनी जल्दी आगे बढ़ना असंभव होगा, हालांकि मेलिया, जो कि एक महान संत थे, ने इसे संभव बना दिया। हालांकि नक्स अभी इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सका। उनका वर्तमान ध्यान जादू मंत्र पर था। इसके बारे में सोचते हुए नक्स अपने चेहरे पर गंभीर भाव लेकर मेलिया से दूर चला गया। और मानो इसी पल का इंतजार कर रहा हो, सफ़ेद जादुई घेरा चमकने लगा। अगले ही पल मेलिया की छाती से एक लाल बूंद उठी। नक्स ने खुद को तैयार किया क्योंकि उसकी नज़र मेलिया के खून पर पड़ी। एंडास्नोवल उसे स्पष्ट रूप से याद है कि पिछली बार वह जिस भयानक दर्द से गुजरा था, ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह फिर से महसूस करना चाहता था। हालांकि उसके इंक्यूबस फॉर्म और उसके द्वारा प्रदान की गई ताकत ने उस दर्द को इसके लायक बना दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इंक्यूबस एक ऐसी जाति नहीं थी जो लड़ने में माहिर थी। दूसरी ओर वैम्पायर थे। पिशाच एक ऐसी जाति थी जो अपनी असंख्य क्षमताओं के लिए जानी जाती थी। थोड़ा उत्साहित लेकिन साथ ही चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ नक्स ने खून की बूंद पर नजर डाली। मैजिक शकल और भी अधिक चमकने लगा। एक और मैजिक शकल नक्स के सामने प्रकट हुआ। फिर जो खून की बूंद तैर रही थी वह मैजिक शकल और उसकी छाती से होते हुए नक्स के शरीर में जा घुसी। तब तारांकन दरार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आ जी 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 हे चे 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 चे। आखिरकार दर्द शुरू हो गया। अल्पविराम। 8 घंटे बीत गए। मेलिया की पलकें कांपने लगीं।
फिर उसकी आंखें खुलीं, उसके चेहरे पर एक आलसी भाव था। वह धीरे से उठी, फिर उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक आरामदायक बिस्तर पर थी। उसका शरीर एक मुलायम कंबल से ढका हुआ था। जब मिलिया को एहसास हुआ कि कंबल के नीचे उसका शरीर नग्न है, तो वह भौंचक्की रह गई। हालांकि जब उसे याद आया कि उसने क्या किया था और उसका शरीर नग्न क्यों था, तो उसका चेहरा लाल हो गया। आखिरकार तुम जाग गई, मेल। अचानक मिलिया को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत अपना सिर आवाज़ के स्रोत की ओर घुमाया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कौन है यो नक्स? जब उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे के अंदर एक अनजान आदमी है, तो वह घबराहट और गुस्से में सवाल करना चाहती थी। हालांकि जब उसने फिर से उस आदमी के चेहरे पर नजर डाली, तो उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अब अज्ञात है। मिलिया ने भौहें चढ़ा दीं। उसके सामने वाला आदमी एक कुर्सी पर बैठा था, लापरवाही से चाय पी रहा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। उसके छोटे काले बाल थे और उसका चेहरा बेहद सुंदर था। उसके नैन नक्श नक्श से मिलते जुलते थे। उसकी आंखें हालांकि गहरे लाल रंग के थे। मिलिया को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यह आदमी एक पिशाच था, और जिसका रक्त वंश भी बहुत मजबूत है। हालांकि उसका चेहरा हालांकि थोड़ा अधिक सुंदर था, वह निश्चित रूप से नक्श जैसा था। इतना कि मिलिया ये भी भूल गई कि वह इस आदमी का जीवन समाप्त करने ही वाली थी। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। तारांकन चित्र। क्या तुम्हें मुझे पहचानने में इतना समय लग रहा है, मेल? मैं निराश हूँ, अचानक वह आदमी बोला। और जैसे ही वह बोला, मिलिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे यकीन नहीं था, यह आवाज़, बात करने का ये तरीका, वह झुंझुनी जो उसे तब महसूस हुई जब वह आदमी बोलता था। यह आदमी निश्चित रूप से वही था, नक्स। हालांकि मिलिया अभी भी समझ नहीं पाए, नक्स कैसे हो सकता है? पिशाच, यही मेरी क्षमता है, मिलिया। नक्स, जिसने मिलिया की उलझन को पढ़ा, ने उत्तर दिया। यह आपकी क्षमता? मिलिया ने चेहरे पर उलझन के साथ सवाल किया। कल्टीवेशन की तरह, मैं भी अपनी महिलाओं की ब्लडलाइन की नकल कर सकती हूँ। याद रखें कि अल्लुरा से मिलने के बाद मैं हाल ही में इनक्यूबस में कैसे बदल गया। नक्स बोला और उसकी बातें सुनकर मिलिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये सही था। नक्स उस दिन अचानक इनक्यूबस फॉर्म में दिखा जब वे डेस्टिनी के खिलाफ लड़ रहे थे। उसने सोचा कि वह इस समय एक इनक्यूबस था और इसे छिपा रहा था, लेकिन ये सोचना कि उसके पास दोहरी खेती के अलावा एक और बेतुकी क्षमता थी। और दोहरी खेती के बारे में सोच रहे हैं? अब आप एक ऋषि हैं। मिलिया ने नक्स की खेती पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारी पहली बार काफ़ी तीव्र था, है ना? हम दोनों निश्चित रूप से अनुकूल हैं, नक्स चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बोला। मिलिया शर्मा गई। ये देखकर नक्स मुस्कुराया, फिर उसने कप मेज पर रखा और खड़ा हो गया। ईमानदारी से कहूँ तो उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। वह अंततः एक ऋषि था और उसने वैम्पायर ब्लडलाइन हासिल कर ली थी। उसने काफ़ी कुछ हासिल किया था। हालांकि अभी उनके सामने यही महिला प्राथमिकता थी। वह मिलिया की ओर चला, फिर वह बिस्तर पर रेंग गया। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उसकी अच्छी तरह से निर्मित मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। मिलिया की लाली गहरी हो गई। फिर नक्स उसकी ओर रेंगा और उसके गाल को अपने हाथ से पकड़ लिया। आखिरकार तुम मेरी हो, मिलिया लिएंडर। मिलिया ने धीरे से नक्स का हाथ पकड़ लिया जो उसके गाल पर था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि नक्स ने उसे इतना सहज नहीं होने दिया। लेकिन मुझे कहना होगा, आपके रवैये के विपरीत आप काफ़ी विकृत हैं, है ना? ये सोचना कि तुम मुझे इस तरह काटोगे। क्या? मिलिया शर्मिंदगी से हकलाने लगी। लेकिन मुझे कहना होगा, आपके रवैये के विपरीत आप काफ़ी विकृत हैं, है ना? ये सोचना कि तुम मुझे इस तरह काटोगे। क्या? मिलिया शर्मिंदगी से हकलाने लगी। देखा, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप इस तरह से शर्माते हैं तो हकलाते हैं, लेकिन फिर आप सेक्स के दौरान अपने साथी को काटने जैसा साहसिक कदम उठाते हैं। मैं अचंभित रह गया। तुम्हें पता है? नक्स ने अपना चेहरा मिलिया के चेहरे के करीब ले जाकर बोला। मैं मिलिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। अचानक नक्स बोला। मिलिया की अभिव्यक्ति बदल गई। अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ नक्स ने धीरे से मिलिया के नग्न शरीर को ढकने वाले कंबल को हटा दिया। फिर उसका हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ गया, उसकी पीठ के हर एक इंच को छू गया। मिलिया का चेहरा लाल हो गया। उसे वह आनंदमय अनुभूति याद आई जो उसने पहले महसूस की थी और उसका शरीर कांप उठा। उसके हाथ भी हिले और नक्स की तरह उसने भी उसे गले लगाया, उसकी पीठ के हर हिस्से को महसूस किया। उसके स्तन नक्स की कठोर छाती से छू गए। इससे उसे एक अजीब सा आराम महसूस हुआ। नक्स के आलिंगन में रहना इतना आरामदायक था कि मिलिया अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके हृदय में यह अवर्णनीय अनुभूति, यह आनंदमय महसूस हुआ। इसके विपरीत मुझे ये बहुत पसंद आया, इतना कि मैं दोबारा अनुभव करना चाहता हूँ।
मेलिया को अपनी बाहों में लेकर नक्स आगे बढ़ता रहा। जब से मैं पिशाच बना हूं, पूर्णता की इस तीव्र भावना के अलावा मुझे अपने गले में यह अजीब खुजली महसूस हो रही है। नक्स बोला। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वैम्पायर रेस की 2 कमजोरियों में से एक है, अतृप्त प्यास। मेलिया, जो तुरंत समझ गई कि इसका उत्तर क्या दिया गया था। फिर उसने आंखें खोली और अपनी जगह से हटे बिना समझाने लगी। पिशाच खून के लिए तरसते हैं। यदि वे पर्याप्त रक्त नहीं पीते हैं तो परिणाम उनकी सोच से कहीं अधिक बुरा हो सकता है। ये पहले गले में हल्की खुजली से शुरू होता है, फिर ये खुजली बढ़ती जाती है, फिर यह उस बिंदु तक बढ़ जाती है जहां ये बेकाबू हो जाता है। हल्की सी खुजली दर्द में बदल जाती है, फिर यह उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां पिशाच अपना दिमाग भी खो सकता है। इसे रूट स्टेट कहा जाता है। ये काफ़ी समस्या पैदा करता है जहां एक पिशाच अपने हाथों से कुछ भी कर सकता है, चाहे वह अपने प्रियजनों को मारना हो या किसी और को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निस्संदेह, आपका खून जितना मजबूत होगा, आपको इस अवस्था तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा। उदाहरण के लिए, मुझे उस अवस्था में आने के लिए लगभग 500 वर्षों की आवश्यकता होगी, जबकि एक कमज़ोर पिशाच को अधिकतम 1 महीने की ही आवश्यकता होगी। इसलिए यद्यपि ये केवल कमज़ोर पिशाचों को ही प्रभावित करता है, ये कमज़ोरी अभी भी बहुत कष्टप्रद है। यही कारण है कि पिशाचों ने जमीन के नीचे रहने का फैसला किया। रूस राज्य में पिशाचों द्वारा उनके खून के लिए अन्य जातियों पर हमला करने के मामले थे। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान हो रहा था, इसलिए पिशाचों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये काफ़ी परेशानी भरा लगता है। नक्स, जिसने इस समय मेलिया को अपनी बाहों में पकड़ रखा था जबकि उसकी पीठ बिस्तर के हेडरेस्ट पर टिकी हुई थी, ने टिप्पणी की। वास्तव में यह उतना बुरा नहीं है। हालांकि प्यास सामान्य जानवरों के खून से नहीं बुझती है। अगर यह मजबूत स्टार बीस्ट्स का खून है तो इसे पीना पर्याप्त होगा। हमारी वर्तमान प्रणाली के साथ ये खून ब्लड किंगडम के बाजार से लाया जा सकता है काफ़ी सस्ती कीमत पर। इसलिए पिशाचों के दुष्ट राज्य में जाने और परेशानी पैदा करने के मामले सामने आए हैं। शादीशुदा पिशाचों को इससे निपटने के लिए स्टार बीस्ट्स के खून की भी जरूरत नहीं है। वे खुद को संतुष्ट करने के लिए बस अपने साथी का खून पी सकते हैं, मेलिया ने समझाया। और उसकी बातें सुनकर नक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक दूसरे का खून पीना केवल पति पत्नी ही करते हैं? उन्होंने सवाल किया। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेलिया, जो समझ गई थी कि वह क्या पाने की कोशिश कर रहा था, शर्मा गई। फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, तो इसका मतलब है, जब भी मुझे खुद को तृप्त करना होता है, मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता है, मेरी पत्नी। आर सही। अरे तो फिर मेरी प्यास बुझाओ बीवी, नक्स ने मेलिया की आंखों में देखते हुए कहा। मेलिया ने नक्स की लाल आंखों को देखा। ये निश्चित रूप से उसके लिए अजीब था क्योंकि वह नक्स की सुनहरी आंखों की आदी थी। हालांकि नक्स की लाल आंखों में कुछ अजीब आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींचता था, उसे दूर देखने की अनुमति नहीं देता था। तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? आप दूर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? एंडास्नोवल, अब जब तूने मुझे ऐसा बना दिया है, तुम जिम्मेदारी लोगी, ठीक है पत्नी? मैं इसमें बिल्कुल नया हूं, इसलिए मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, नक्स ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वह निश्चित रूप से इसका आनंद ले रहा था। मेलिया शर्मा गई। फिर अपने चेहरे पर शर्मिंदा भाव के साथ उसने अपने बालों को हिलाया जिससे उसकी गर्दन दिखाई देने लगी। नक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कहना पड़ा, उसके सामने का दृश्य अब तक देखे गए सबसे आकर्षक दृश्यों में से एक था। वह महसूस कर सकता था कि उसका छोटा भाई हिल रहा है और इसके साथ ही उसके गले में खुजली बढ़ गई। उसका शरीर उसे हिलने के लिए प्रेरित कर रहा था। खुद को इस तरह पेश कर रही है मेलिया। वह उसे सभी चरणों में मार्गदर्शन करने की योजना बना रहा था। हालांकि ये दृश्य बहुत ही अनूठा था। उसकी सहज प्रवृत्ति हावी हो गई। वह अपना चेहरा मेलिया की गर्दन के पास ले गया। फिर उसके कुत्ते लंबे हो गए और तारांकन पियर्स, उसने मेलिया की गर्दन पर काटा और उसका खून चूसने लगा। मेलिया के पूरे शरीर पर मन को सुन्न कर देने वाली खुशी की लहर दौड़ गई। मेलिया का सिर अपने आप पीछे की ओर लुढ़क गया। आनंद बहुत ज्यादा था। जब उसका सिर अपनी सामान्य स्थिति में लौटा तो उसकी नज़र नक्स की गर्दन पर पड़ी। उसकी वृत्ति भी उस पर हावी हो गई और तारांकन पियर्स, वह नक्स का खून भी पीने लगी। उगघे। नक्स को खुशी का एक परिचित झटका अपने पूरे शरीर पर महसूस हुआ। हालांकि वह नहीं रुका। मेलिया का खून बहुत मीठा था। ये खून उसे लत लग रही थी। अपने शरीरों को आनंद में नहाते हुए दोनों एक दूसरे का खून पीते रहे। पूरे 2 मिनट के बाद ही वे आखिरकार रुके। अपने चेहरों पर मादक भाव लिए हुए उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। किसी और स्पष्टीकरण या शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। दोनों बस बिस्तर पर लेट गए। रात अभी भी लंबी थी, बहुत 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 लंबा। हम आपके कबीले के आधार में हैं, रून ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ये सही है, अमाया ने सिर हिलाया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रून ने प्रश्न किया। आपका क्या मतलब है? क्या आप उस स्थान पर रहने की योजना बना रहे थे? ये देखना सुखद था। रून का उत्तर सरल था।
ठीक है, दुर्भाग्य से वह जगह विशेष है, हम हर किसी को वहां रहने की अनुमति नहीं दे सकते, अमाया ने उत्तर दिया। अमाया द्वारा रून को कोर्ट से बाहर लाने का कारण 10 से 1 समय का अंतर था। यदि रून उस स्थान के अंदर अधिक समय तक रहता है तो वह निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगी, और अमाया ऐसा नहीं चाहती थी। हालांकि रून उनकी सहयोगी थी, फिर भी अमाया उसे बहुत सी बातें बताना नहीं चाहती थी। आखिरकार वह अभी भी एक संत थी जो अकेले ही उन सभी को हराने में सक्षम थी। उसे सतर्क रहने की जरूरत थी। साथ ही कोर्ट की तरह एक्सीडोजेनेसिस का बेस रून के लिए भी एक सुरक्षित स्थान था। एक्सीडोजेनेसिस रहस्य में डूबा हुआ था और उनके बारे में कहीं भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। रून यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट वर्तमान में किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था और अमाया का उन सभी ध्वनियों को सुनने का कोई इरादा नहीं था। जब वह कामातुर थी तो उसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना पसंद नहीं था। उसे इसका आनंद केवल तभी मिलता था जब वह नक्स के साथ होती थी। जब उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा तो अमाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने जल्द ही अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। उसने रून की ओर देखा जो पहले से ही खुद को सहज कर चुकी थी और कुर्सी पर बैठी थी, चुस्की ले रही थी। चाय अमाया ने पेश की। आपने कहा था कि आप हमें बौनों से संपर्क कराने में मदद करेंगे, अमाया बोली। मैंने किया और मुझे विश्वास है कि मैंने आपको पहले ही वह वस्तु उपलब्ध करा दी है जो आपको ऐसा करने के लिए चाहिए। मुझे अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है, अमाया ने उत्तर दिया। भले ही आपके पास स्पिरिट अल्कोहल है, फिर भी आप इसे स्वयं नहीं कर सकते। मुझे लगा कि आप उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। रून ने अपने चेहरे पर एक छोटी चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ टिप्पणी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से ये सुनना नहीं चाहूंगी जो अपने लिए एक सही आदमी भी नहीं चुन सकी और उसके पास सब कुछ खोने के बाद एक मध्यम स्तर के कबीले से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अमाया ने जवाब दिया। फिर अचानक उसने देखा कि उसके चारों ओर मन भारी हो रहा था, इतना भारी कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से अमाया ने अपना सिर उठाया और रून की ओर देखा। क्या आप मात्र एक सम्राट के लिए कुछ ज़्यादा ही साहसी नहीं हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना कमज़ोर है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए भी अपने आप पर नियंत्रण खो दूं तो आप मर जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो बोलते हैं उसमें आपको सावधान रहना चाहिए? रून ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ अमाया की आंखों में देखते हुए कहा। वह शांत दिख सकती है, हालांकि अमाया, जो कि अंत में थी, उस भयावह आभा को महसूस कर सकती थी जिसने उसके पूरे शरीर को दबा दिया था। हालांकि अमाया ने हार नहीं मानी। क्यों नहीं? तुम ये छोटी सी गलती करते हो तो देखते हैं, उसके बाद तुम बच पाते हो, उसने जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ मारने का फैसला कर लूँ तो इस कबीले में कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? रून ने चेहरे पर उत्सुकता के भाव के साथ सवाल किया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उसके बाद भाग सकते हो? मत भूलो कि क्या हुआ। मौन की छाया के साथ अमाया, जिसे बोलने में कठिनाई हो रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और हठपूर्वक कर्कश आवाज में उत्तर दिया। रून ने अमाया की आंखों में देखा, फिर उसे याद आया कि कैसे एशिद कहीं से आया और उसे पकड़ लिया। तभी अचानक मेलिया का चेहरा उसके दिमाग में आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके हाव भाव देखकर अमाया की मुस्कान चौड़ी हो गई। हालांकि उसके आसपास दबाव अचानक बढ़ गया। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मेरे पीछे हत्यारे आ रहे हैं, याद है? मेरे पति और भाई ही हैं जो मेरी जान को निशाना बना रहे हैं। मैं ये जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने पति के साथ रहने का फैसला किया ताकि उन्हें पता न चले कुछ भी। क्या आपको सच में लगता है कि अगर मैं मरने से डरता तो मैंने वह कदम उठाया होता? क्या तुम भूल गए? मैं मौत से नहीं डरता, लड़की। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अमाया चुप हो गई। चीज़ें उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर हो गईं। उसने महसूस किया था कि रून उसे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा था, इसलिए वह बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आगे की चर्चा से पहले वे दोनों बराबरी पर हों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे निपटने के लिए उसे नक्स को कॉल करने की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया। आखिर में उसे ये करना ही पड़ा। pandasnovel.com। लेकिन जैसे ही वह नक्स को कॉल करने वाली थी, उसके आसपास का दबाव गायब हो गया। उलझन में उसने रून की ओर देखा। रून ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। मुझे अपने लाभार्थियों पर हमला नहीं करना चाहिए था। मुझे वह बातें नहीं कहनी चाहिए जो मैंने कही। मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। अमाया ने सिर झुका लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गलत थे। अगर आप होते तो मैं इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं करती। मेरे पति ने वास्तव में मुझे धोखा दिया। नहीं, धोखा देने के बजाय वह शुरुआत से ही कभी मेरे पक्ष में नहीं थे। रून मुस्कुराया। हालांकि अमाया उस मुस्कुराहट के पीछे के दुख को समझ सकती थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रून ने इसे छिपाने की कितनी कोशिश की। अंत में ये तथ्य सामने आया कि जिस आदमी को प्यार करते हुए उसने अपने जीवन के 2300 साल बिताए, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस पूरे समय में उसके पतन का लक्ष्य बना रहा था। इसका उन पर बहुत असर हुआ। आइए हम इसके बारे में बात न करें। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारी मदद चाहता था। अमाया, जो नहीं जानती थी कि रून को कैसे सांत्वना दी जाए, उसने विषय बदलने का फैसला किया। चूंकि मैंने कहा था कि मैं बॉनो के साथ सौदा करने में आपकी मदद करूंगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रून ने उत्तर दिया। अमाया जो कर रही थी उसकी उसने सराहना की। आप क्या चाहते हैं? उसने सवाल किया। मैं बॉने थोरिन ओकेनशील्ड से मिलने के लिए जेफिरियन साम्राज्य के अथहोम शहर के लिए रवाना होऊंगा। मुझे यकीन है कि आप उसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैं वह सब कुछ जानना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे उससे मिलते समय सावधान रहना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास दूसरे पक्ष के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अमाया बोली। उसने अपने कुछ लोगों से थोरिन की भी जांच कराई थी, हालांकि वह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्रोतों से जानकारी चाहती थी। आखिरकार ये सौदा कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। थोरिन हो, आपने उससे मिलने का सही चुनाव किया। थोरिन हो, आपने उनसे मिलने का फैसला सही किया। रून ने सिर हिलाया। वह उन कुछ बॉनों में से एक है जिनका संबंध बॉने महाद्वीप से है। अमाया ने सिर हिलाया। न केवल उसका बॉने महाद्वीप के साथ संबंध है, बल्कि वह जिस परिवार से आता है वह भी काफ़ी प्रभावशाली है। यदि आप उसके साथ एक समझौता करने में कामयाब होते हैं तो आपको बॉने महाद्वीप में किसी भी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह एक स्थिर विकल्प है। रून जोड़ा गया। अमाया ने समझते हुए सिर हिलाया। तो क्या उससे मिलने से पहले मुझे कुछ जानने की ज़रूरत है? उसने सवाल किया। थोरिन एक सहज व्यक्ति है और आप स्पिरिट अल्कोहल के साथ जा रहे हैं, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सामान्य तौर पर बॉने एक बहुत ही सहज जाति के होते हैं। वे घमंडी और जिद्दी होते हैं और वे अपनी रचनाओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं। कभी कभी वे आपको मौत के घाट भी उतार सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप शिकायत न करें। बस चुपचाप उनका बड़बड़ाना सुनो। वे बेहद वफादार होते हैं, इसलिए एक बार जब आप उनकी अच्छी बातों में आ जाते हैं और उनके दोस्त बन जाते हैं तो वे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। वे मेहनती भी होते हैं। एक बार जब वे कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो उसे तय समय से पहले ही पूरा कर लेते हैं, और अगर करना भी पड़े तो बिना आराम किए काम करते हैं। बॉने साहसी, दृढ़ और बहुत मुनहफट होते हैं। उनका रवैया रूखा है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वे अच्छे लोग हैं। उन्हें पैसा और शराब पसंद है, हालांकि वे इन चीज़ों पर हाथ पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते या चोट नहीं पहुंचाते। बेशक हर जगह हमेशा खराब सेब होते हैं, हालांकि थोरिन और उसके लिए काम करने वाले अन्य बॉने ऐसे नहीं हैं। वे सरल स्वभाव के लोग हैं जो आपको पसंद करेंगे यदि आप उनके लिए शराब लेकर आएं, और जब वे शराब पिएं तो उनसे बात करें। फिर यदि उन्हें आपके द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय में लाभ दिखेगा तो वे अवश्य हाँ कहेंगे। ईमानदारी से, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो व्यवसाय आप उन्हें पेश करने जा रहे हैं वह निश्चित रूप से लाभदायक होगा। थोरिन कठोर हो सकता है, हालांकि वह इतना मूर्ख भी नहीं है कि यह न समझ सके कि आपका विचार कितना क्रांतिकारी है। और स्पिरिट अल्कोहल के साथ आप असफल नहीं हो सकते, बशर्ते आप उनकी ऊंचाई का मजाक न उड़ाएं। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप जैसा कोई व्यक्ति ऐसा कर सके, है ना? रून ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। बिल्कुल। अमाया ने सिर हिलाया। बॉने अपनी लंबाई को लेकर बेहद संवेदनशील होते थे। यह एक सर्वविदित तथ्य था। यदि आप उन्हें छोटा कहते हैं या उनकी ऊंचाई का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे आपसे फिर कभी सीधे चेहरे से बात करेंगे। आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि उक्त बॉने के पास दोबारा आने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अमाया, जो स्वभाव से संपूर्ण थी, स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बारे में जानती थी। दरअसल उसने पहले से ही शब्दों की एक सूची बना ली थी जिसे वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शब्दों के जोड़: बौना, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बहुत छोटा चित्र, गठिला, झींगा, छोटा, आधा पिंट, लघु, मजा आकार, खड़ी चुनौती, चुलबुलापन, झींगा। अमाया ने उन सभी को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। pandasnovel.com। मम्मा, मैं जानता हूं कि आप एक चतुर महिला हैं, आप ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेंगी। यही कारण है कि मैं इस बारे में इतना आश्वस्त हूं। आपके पास सभी सही हथियार हैं, आप असफल नहीं हो सकते। आप कहाँ निकल रहे हैं? रून ने प्रश्न किया। कल सुबह। कल? वह जल्दी है, अमाया ने जवाब दिया। मैं यहाँ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती, हमें आपकी तरफ से भी चीज़ें शुरू करनी होंगी। रून की अभिव्यक्ति फिर बदल गई। अमाया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को सामने देखना चाहा। फिर जैसे ही वह विषय को फिर से बदलने की कोशिश करने वाली थी, मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। बहन अमाया,
तो हम कल सुबह जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। अचानक अमाया को एक हर्षित आवाज़ सुनाई दी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ? स्काइला की ओर देखते ही अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चलो, क्या मैं तुम्हारी प्यारी बहन नहीं हूँ? तुम एक यात्रा पर जा रहे हो, तुम मुझे अपने साथ कैसे नहीं ले जा सकते? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? स्काइला, जो खतरनाक तरीके से अपना चेहरा अमाया के करीब लाती थी, अमाया की ठुड्डी पकड़ते हुए अपने चेहरे पर एक आकर्षक भाव के साथ बोली। रून, जो ये दृश्य देख रही थी, अपनी भौहें उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। ये सीन यकीनन बोल्ड था। अमाया ने स्काइला की हरी आंखों में देखा और उत्तर दिया, नक्स की नकल मत करो। स्काइला दूर चली गई और चिल्लाए, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जब वह ऐसा करता है तो तुम शर्मा जाती हो। वह है। हे, ये सच है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ऐसा करें। मैं समझता हूँ कि आपके चेहरे पर वह घृणित भाव क्यों होगा। स्काइला ने सिर हिलाया। चूंकि आप जानते हैं, आप अब जा सकते हैं। दीदी अमाया, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, स्काइला ने विनती की। नक्स अगले कुछ दिनों तक व्यस्त रहेगा और मैंने अभी तक इस महाद्वीप का भ्रमण भी नहीं किया है। कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं वादा करता हूं कि मैं अच्छा रहूंगा। स्काइला ने अनुरोध किया। अंत में अमाया के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे कुछ भी हो, स्काइला का विरोध करना कठिन था। वह उसके लिए एक प्यारी सी छोटी बहन की तरह थी। बौने से मिलने पर उसका बहिर्मुखी स्वभाव मदद कर सकता है। अमाया ने स्काइला की ओर देखते हुए सोचा, ठीक है। अंत में उसने हार मान ली। सिस्टर अमाया, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। स्काइला ने चेहरे पर उत्साह दिखाते हुए अमाया को गले लगाया। हाँ, अब तुम जा सकते हो। मुझे परेशान मत करो, अमाया ने चिल्लाया। ठीक है, स्काइला ने सिर हिलाया। फिर उसने रून की ओर देखा और, मैं विदा लूंगा लेडी रून। आर सही, रून ने सिर हिलाया। स्काइला कमरे से बाहर चली गई। वह काफ़ी खुशमिजाज है। स्काइला के जाने के बाद रून ने टिप्पणी की। अमाया ने हंसते हुए बस अपना सिर हिलाया। वैसे भी, क्या आप मुझे थोरिन और उसके परिवार के बारे में कुछ और बता सकते हैं? ओकेनशील्ड परिवार, खैर, वे हैं। रून ने थोरिन और उसके ओकेनशील्ड परिवार के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि बौने महाद्वीप में चीज़ें कैसे काम करती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अमाया आदर्श स्थानों पर शाखाएं खोलकर अपनी दुकान की पहुंच बढ़ा सकती हैं। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। अमाया ने वह सब कुछ सीखा जो वह सीखना चाहती थी। अगले दिन सुबह अमाया, स्काइला और फेलबटा गाड़ी पर बैठे और 9 महान ऋषि रक्षकों के साथ गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते हुए एक सीडोजेनेसिस बेस से निकल गए। मुझे बहुत खेद है, आप इतने छोटे हैं इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। क्या आपको चोट लगी है? स्काइला ने थोरिन को पकड़ते हुए चिंता में झुकते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमाया के हाव भाव बदल गए। उसने थोरिन की अभिव्यक्ति देखने के लिए तुरंत उसकी ओर देखा और जैसी उसे उम्मीद थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्काइला की ओर देखते हुए थोरिन अपनी मुट्ठी भींच रहा था। स्काइला, तुम मूर्ख हो, अमाया ने मन ही मन शाप दिया। वह ऐसी गलती कैसे कर सकती है? उसने उसे कई बार बताया था कि बौने अपनी ऊंचाई को लेकर संवेदनशील होते हैं। वह उससे जो पहली बात कहती है वह उसे छोटा कैसे कह सकती है? अमाया ने मुंह फेर लिया। हमने गड़बड़ कर दी, फेलबटा बुदबुदाया। मुझे उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अमाया ने उत्तर दिया। आप संभवतः ऐसी किसी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, फेलबटा ने आह भरी। उद्धरण उद्धरण। अमाया कुछ नहीं बोली। तो हम क्या करने जा रहे हैं? और क्या, हमें बस अन्य बौनों की तलाश करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें सबसे अच्छा सौदा न मिले, लेकिन बौने महाद्वीप में कदम रखने के बाद हम इसका ख्याल रख सकते हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में और अधिक ड्वार्वेन परिवार हमसे संपर्क करेंगे। अमाया ने आह भरी। स्काइला पर गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था। वह बाद में उसके साथ लंबी बातचीत करेगी। हालांकि चूंकि वे अभी दूसरों के सामने थे, इसलिए वह इसे जाने देगी और इस जगह को यथासंभव स्वाभाविक रूप से छोड़ देगी। स्काइल, जैसे ही अमाया उसे बुलाने ही वाली थी, रुको, ये खंजर। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन, स्काइला बोली जब उसकी नज़र थोरिन के हाथ से गिरे खंजर पर पड़ी। उसने तुरंत खंजर पकड़ लिया और जितना अधिक वह उसे देखती, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही उज्ज्वल होती गई। क्या आप ही थे जिसने इसे बनाया, श्रीमान? उसने थोरिन की ओर देखते हुए सवाल किया। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? थोरिन ने रूखे स्वर में जवाब दिया। उसे ये लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। उसने उसे छोटा कहने का साहस किया। तुम थिग्ने हो, आपका पूरा परिवार छोटा है। वह बस इस लड़की और उन दोनों को बाहर निकालने ही वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, स्काइला ने उसके द्वारा बनाए गए खंजर को पकड़ लिया। वाह, क्या तुमने सच में
इस तरह का खंजर बनाने के लिए, इतना उत्तम कुछ बनाने के लिए आपके पास कितना कौशल होना चाहिए? स्काइला ने सवाल किया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वाई, तुम्हें खंजर पसंद है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत नर्म है? थोरिन ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। और अगर यह नीरस दिखता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक अच्छा खंजर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ अच्छा दिखता हो। ये सबसे अच्छा खंजर डिज़ाइन है जिसे मैंने कभी देखा है। ये पतला और हल्का है, इसलिए इसे चारों ओर ले जाना आसान है। तीक्ष्णता का जिक्र न करें, ये बिल्कुल सही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने खंजर को जितना हो सके उतना तेज़ बनाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है, लेकिन ये बिल्कुल दोधारी तलवार की तरह है। अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं जहां आप अपने खंजर को एक छिपे हुए हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, और वे हथियार चलाने वाले को पहले ही चोट पहुंचा देते हैं, यहाँ तक कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये खंजर किसी भी स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। pandasnovel.com सही आकार, सही वजन, सही तीक्ष्णता, सही संतुलन, सब कुछ बिल्कुल सही है। यह अब तक का सबसे उत्कृष्ट ढंग से बनाया गया खंजर है जिसे मैंने देखा है। स्काइला ने चिल्लाकर कहा, मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। जिस व्यक्ति को मैं ये खंजर बेच रहा था उसने ये कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि यह मानकों के अनुरूप नहीं है। थोरिन ने स्काइला पर नज़र डालते हुए कहा, हाहा, क्या मूर्ख है। उन मूर्खों में से एक होगा जो खंजर के बारे में कुछ नहीं जानता और केवल एक चाहता है क्योंकि वह अच्छा दिखना चाहता है। स्काइला ने खर्राटा लिया। सही, मैं भी यही सोच रहा था। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? थोरिन भी सहमत हो गया और उसने भी खर्राटा लिया। अरे, बस उसे उन खंजरों में से एक बना दो जिनका डिज़ाइन अनावश्यक है और जिनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। मुझे यकीन है कि वह उनमें से एक को पसंद करेगा। ऐसा नहीं है कि उस बेवकूफ़ को इसके बारे में पता होगा। स्काइला हंसी। टस्क, मैं उसके जैसे मूर्ख के लिए हथियार क्यों बनाऊंगा? जो मेरी रचना का मूल्य नहीं समझता, मैं उसे कुछ भी नहीं बेचना चाहूँगा। ही, क्यों नहीं? ये कम प्रयास के साथ आसान पैसा है ना? इसमें गलत क्या है? ऐसा नहीं है कि आप उससे चोरी कर रहे हैं। यह मूर्ख होने और अपने जीवन के सबसे अच्छे हथियार को अस्वीकार करने की उसकी गलती है और कुछ औसत दर्जे का चुनना। और ईमानदारी से कहूँ तो अपने कौशल स्तर वाले किसी व्यक्ति के लिए आपके द्वारा आधे अधूरे मन से बनाया गया हथियार भी कुछ अद्भुत होगा। स्काइला बोली। आप गलत नहीं हैं। थोरिन सोचने लगा, आप सही कह रहे हैं। उनके जैसे मूर्खों के साथ मूर्खों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। हा। थोरिन जोर से हंसे। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। हाँ, इस खजाने को उसके जैसे किसी को मत बेचो, यह उसके हाथों में सड़ जाएगा। ये कितना दयनीय होगा। वास्तव में उस कमीने ने इसे बनाने में मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयासों को निश्चित रूप से बर्बाद कर दिया होगा। टस्क, लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। स्काइला ने खर्राटा लिया। वास्तव में सभी भौंकते हैं लेकिन कोई कौशल नहीं। थोरिन ने भी अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अमाया और फेलबटा स्थिति को समझ नहीं सके। स्काइला, फेलबटा ने पुकारा। स्काइला, जो अंततः अपनी चेतना से बाहर आई, जल्दी से खड़ी हुई और फिर अपने नए दोस्त की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है, ये तुम्हारा खंजर है, इसका ख्याल रखना, इसे किसी बेवकूफ़ को मत बेचना। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। क्या आप जानते हैं कि थोरिन नाम का बौना कहाँ है? हमें उससे कुछ काम है। स्काइला ने सवाल किया। तुम्हें मुझसे क्या काम? थोरिन ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ सवाल किया और स्काइला का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। आप थोरिन हैं? स्काइला ने सवाल किया। तुम्हें लगता है कि कोई भी बौना इस खंजर को बना सकता है? थोरिन ने वापस सवाल किया। हाँ, ये सही है। स्काइला फिर अपनी बहनों की ओर मुड़ी और बहनों, जिसे हम खोजना चाहते थे वह मुझे मिल गया। जैसा कि आप दोनों ने कहा, वह काफ़ी प्रतिभाशाली है। स्काइला ने अनजाने में थोरिन के सिर को थपथपाते हुए कहा। एक और कार्य जिससे बौने नफरत करते हैं क्योंकि यह परोक्ष रूप से उनकी ऊंचाई का मजाक उड़ाता है, लेकिन किसी कारण से गुस्से में चिल्लाने और उन तीनों को बाहर निकालने के बजाय। आप लोगों को मुझसे क्या काम है? यदि आपके पास इस लड़की जैसा सक्षम और चतुर व्यक्ति है, तो मुझे यकीन है कि आप यहाँ केवल बकवास के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ बैठो, मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? थोरिन ने व्यवसाय के बारे में पूछा। स्काइला की हरकतों पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा। सही, अमाया ने तुरंत मौका देखकर सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ, हालांकि ये स्पष्ट था कि स्काइला ने किसी तरह बौने से दोस्ती कर ली थी, जैसा कि उस महिला से अपेक्षा की जाती है जिससे हरम में कोई भी नफरत नहीं करता। उसकी बहिर्मुखी ऊर्जा सचमुच भयावह है। अमाया ने इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया। वे चारों बैठ गए और उस बिजनेस आइडिया पर चर्चा करने लगे जो अमाया पेश करना चाहती थी। क्या आप वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा?
थोरिन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। इस बार उनके आसपास का उल्लासपूर्ण माहौल बोझिल हो गया। वह अब मजाक नहीं कर रहा था। बेशक अमाया ने इसे इसी तरह से पसंद किया। अपने चारों ओर एक समान माहौल के साथ उसने शुरुआत की। हम बौने महाद्वीप के ओकेनशील्ड परिवार के साथ व्यापार करने में रुचि रखते हैं। हमारी शर्तें सीधी हैं और हमें विश्वास है कि आप उन्हें अनुकूल पाएंगे। pandasnovel.com हम आपके सभी उत्पादों को बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। हालांकि एक बार उत्पाद बिक जाने के बाद आपको उनके उपयोग को ट्रैक करने या उनके बाद के रखरखाव के बारे में चिंतित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हमारा अनुरोध है कि आप हमें अन्य बौने परिवारों से मिलवाएं जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भविष्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। हम समझते हैं कि ओकेनशील्ड परिवार पारंपरिक रूप से अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं करना पसंद करता है, क्योंकि वे व्यापार करते समय पार्टियों के बीच विश्वास को महत्व देते हैं और महसूस करते हैं कि एक अनुबंध उक्त मूल्य को कम कर देता है। हालांकि हम इस परिप्रेक्ष्य की वैधता को स्वीकार करते हैं, फिर भी हमारी राय भिन्न है। हमारा मानना है कि एक अनुबंध पार्टियों के बीच विश्वास को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यह केवल भावनात्मक विश्वास से परे व्यावसायिक संबंधों के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। ये ध्यान में रखते हुए कि हम आपके उत्पादों को बाजार मूल्य से दोगुने पर खरीदकर महत्वपूर्ण लागत खर्च कर रहे हैं, हम प्रस्ताव करते हैं कि हमारे दोनों पक्षों के बीच समझौता पैतृक आदेश से अनुबंध द्वारा कानूनी रूप से बाध्य हो। अनुबंध की सामग्री और हमारा सौदा गोपनीय रहना चाहिए और किसी भी पक्ष को हमारे समझौते के विवरण का खुलासा नहीं करना चाहिए। ये सभी शर्तें हमारी हैं। आप अपनी कुछ शर्तें जोड़ सकते हैं या वर्तमान शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं जिन पर आप सहमत नहीं हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ, अमाया बोली। सीटी। जब स्काइला ने उसकी बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित होकर सीटी बजाने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, जब ऐसी चीज़ों की बात आती है तो उसकी बहन अमाया बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाती है। यहाँ तक कि उसके सुर भी बदल जाते हैं। वह संपूर्ण, आत्मविश्वासी, निर्णायक, औपचारिक और कुल मिलाकर एक अद्भुत व्यक्ति हैं। हे, वह मेरी बहन है, स्काइला ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। दूसरी ओर अमाया ने स्काइला को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह बस थोरिन की ओर देखती रही, उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। आप हमसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ तक कि इसे गोपनीय रखना चाहते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कैसे नहीं चाहते कि हम आपको बेचने के बाद अपने उत्पादों को ट्रैक करें, थोरिन बोला। अमाया ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से उचित सौदा है, ये देखते हुए कि हम आपको काफ़ी अधिक भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है कि मुझे यह इतना अजीब लगता है। आप पूरी तरह औपचारिक अभिनय कर रहे हैं, आप तैयार होकर आए हैं और आप हमें इतना भुगतान कर रहे हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये संदिग्ध लगता है, थोरिन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए कहा। मुझे लगा कि ये सब अच्छी चीज़ें थीं। अमाया ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। ये हैं, लेकिन ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारी गोपनीयता और चीज़ों के कारण मुझे किसी संदिग्ध चीज़ में फंसाया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वर्तमान में व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। मुझे यकीन है कि एक बार जब हम अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो हम कई ताकतों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर हमने ये सही नहीं किया तो इन सभी ताकतों का विरोध करने में बहुत सारे संसाधन खर्च हो जाएंगे और व्यापार प्रभावित होगा। अमाया ने उत्तर दिया, तो आप कह रहे हैं कि आपने जो योजना बनाई है वह इतनी अद्भुत है कि यह शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी और चूंकि आप उन लोगों से निपट नहीं सकते हैं तो आप ये सब गुप्त रख रहे हैं। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, हम उनसे निपट सकते हैं। हमें बस बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी और यह हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेगा। दूसरे शब्दों में, यह एक परेशानी होगी जिससे हम बचना चाहते हैं। अमाया ने उत्तर दिया, हा, ये परेशानी होगी, हा। यह अद्भुत था। उसका उत्तर सुनकर थोरिन जोर से हंसे। तुम्हें एक पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें बहुत घमंड है ना? हा, मुझे वह पसंद है। फिर उसने अमाया की ओर देखा और, आप एक सीडोजेनेसिस से हैं, है ना? हाँ, मैंने उस कबीले के बारे में सुना है। मेरा मानना है कि आपने खुद को स्थापित करने के ठीक बाद कुछ मध्यम स्तर के कबीले को हराया था और आपने ये बहुत शानदार ढंग से किया था। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। यह क्या था, 100 बनाम 15 या ये 10 था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अमाया ने सिर हिलाया। हा, यही वह गौरव था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। भले ही आप इसे छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप काफ़ी अहंकारी हैं। बौना फिर हंसा। अमाया चुप रही और कुछ नहीं बोली। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ, हालांकि मेरे पास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम ओकेनशील्ड परिवार के साथ सौदा करना चाहते हो, न कि ओकेनशील्ड फौज के साथ।
मैं तुम्हें एक अनुशंसा पत्र लिखूंगा, उसे द्वारवेन महाद्वीप ले जाऊंगा और ओकेनशील्ड परिवार को दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि परिवार का मुखिया आपकी शर्तों से सहमत होगा। लेकिन हम बौने महाद्वीप में कैसे प्रवेश करेंगे? अमाया ने सवाल किया। बौने महाद्वीप में बौने आगंतुकों को पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि अमाया को थोरिन आना पड़ा और वह सीधे बौने महाद्वीप का दौरा नहीं किया। हाँ, इसके बारे में चिंता मत करो। बस उन लोगों को मेरा पत्र दिखाओ, वे तुम्हें अंदर आने देंगे और बिना किसी समस्या के महाद्वीप में एक दुकान भी खोलने देंगे। थोरिन ने अपना हाथ लहराया और चेहरे पर गर्व के भाव के साथ हंसे। ठीक है, हमारी बात सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ थोरिन। कृपया इसे मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में अपने पास रखें। अमाया ने स्पिरिट अल्कोहल की बोतल निकालकर उसे देते हुए कहा। मैंने सोचा था कि हम साथ में शराब पिएंगे। हम अपने पति के बिना नहीं पीते। अमाया ने सिर हिलाया। पति? तुम तीनों के पति एक ही हैं? थोरिन आश्चर्यचकित था। बेशक, हम 3 बहनें हैं। स्काइला कूद पड़ी। ओह, ये भाग्यशाली आदमी कौन है? थोरिन ने स्पिरिट अल्कोहल की बोतल पकड़ते हुए सवाल किया। हमारे कबीले के नेता नक्स लिएंडर, स्काइला ने उत्तर दिया। आह, वह आदमी जिसने एक सम्राट होते हुए भी एक ऋषि के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। हे, ये सही है, हालांकि मुझे लगता है कि वह अब बहुत मजबूत हो जाएगा। स्काइला ने अपनी बहनों की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर सार्थक भाव दिखाते हुए कहा। फेलबटा और अमाया सिर हिलाते हुए बस मुस्कुराए। वैसे भी थोरिन, अब हम विदा लेंगे। उन तीनों के खड़े होते ही अमाया बोली। इंतजार। अचानक थोरिन ने पुकारा। यह क्या है? फिर थोरिन ने खंजर निकाला और उसे स्काइला की ओर बढ़ा दिया। यह मेरी सराहना का प्रतीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इसे रखो। एक महान हथियार उसी को दिया जाना चाहिए जो इसका मूल्य समझता हो। थोरिन बोला। फिर वह घूमा और, अब जाओ, कहीं मेरा मन न बदल जाए। धन्यवाद थोरिन, आप सबसे अच्छे हैं मेरे छोटे दोस्त। हा। स्काइला हंसी। आप? थोरिन गुस्से में पलटा, हालांकि स्काइला पहले ही कमरे से बाहर निकल चुकी थी। अमाया और फेलबटा बस मुस्कुराए। हम्फ, कितना असभ्य लड़का है, थोरिन ने खर्राटा लिया। बाहर निकलते समय अमाया और फेलबटा भी मुस्कुराए। उनके जाने के बाद थोरिन के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। एक सीडोजेनेसिस हो। मैं देखना चाहूंगा कि इस बार तुम लोग क्या दिखाओगे। बूम। मैना की एक बड़ी मात्रा एक ही स्थान पर एकत्रित हो गई, जिससे मैना विस्फोट हुआ। ऐसी कुछ ही घटनाएं थीं जहां मन, जो आमतौर पर सामान्य चीजों को प्रभावित नहीं करता, विस्फोट का कारण बनता है। और अभी विस्फोट का केंद्र कोई और नहीं बल्कि नक्स था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेलिया, जो आलस्य से बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के साथ बोली। सम्राट स्टेज मन कल्टीवेटर से सेज स्टेज मन कल्टीवेटर बनने के लिए मेजबान को बधाई। रिक्त अंक जोड़ 200। एम्परा स्टेज बॉडी कल्टीवेटर से सेज स्टेज बॉडी कल्टीवेटर बनने के लिए मेजबान को बधाई। रिक्त अंक जोड़ 200। अनलॉक एब्सोल्यूट किनेसिस, मेजबान को सेज स्टेज मन कल्टीवेटर से ग्रेट सेज स्टेज मन कल्टीवेटर बनने के लिए बधाई। रिक्त अंक जोड़ 300। मेजबान को सेज स्टेज बॉडी कल्टीवेटर से ग्रेट सेज स्टेज बॉडी कल्टीवेटर बनने के लिए बधाई। रिक्त अंक जोड़ 300। खुला पूर्ण कदम, नाम नक्स लिएंडर, आयु 25, मन खेती महान ऋषि, शारीरिक साधना महान ऋषि, जाति मानव उच्च जोड़ पिशाच राजा जोड़ इनक्यूबस संत जोड़, काया भक्षण करने वाली धुंध दानव काया निपुण जोड़, LVL 74 ग्रेटर दैन 101, युद्ध शक्ति 499 155 549,000 650,000 ग्रेटर दैन 923 018 982,123 1079 673, संभावित 600 000 1 000 000 10,400 000 ग्रेटर दैन 1,400 000 1,600,000 10,500,000। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिक्त अंक 150 ग्रेटर दैन 1150। नक्स, जो फर्श पर बैठा था, पालथी मारकर बैठा था और उसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं, संदेशों की एक श्रृंखला द्वारा उसका स्वागत किया गया। आखिरकार वह सफल हो गया, और न केवल साधु अवस्था, बल्कि वह सीधे एक महान साधु बन गया। 900 000 की युद्ध शक्ति, और वह तब था जब वह अपने मानव रूप में था। उसके पिशाच रूप और इनक्यूबस रूप ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। पिछले कुछ दिनों में नक्स ने अपने वैम्पायर फॉर्म का परीक्षण किया था। उसका वैम्पायर ब्लड उसके इनक्यूबस ब्लड जितना मजबूत नहीं था, इसलिए वह अपने वैम्पायर फॉर्म में इनक्यूबस फॉर्म की तुलना में बहुत अधिक समय तक रह सकता था। एक युद्ध में जहां वह अपनी पिशाच क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करता है, वह 1 घंटे तक पिशाच के रूप में रह सकता है, जबकि एक सामान्य स्थिति में अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना वह लगभग 10 घंटे तक अपने पिशाच रूप में रह सकता है।
यह उनके इनक्यूबस फॉर्म से कहीं अधिक सुविधाजनक था। इसके अलावा चून की इनक्यूबस के विपरीत वैम्पायर एक युद्ध संचालित दौड़ थी। उनके सिस्टम के अनुसार वैम्पायर फॉर्म इनक्यूबस फॉर्म की तुलना में ज़्यादा नहीं दिख सकता है, हालांकि सच्चाई इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती है। उनके इनक्यूबस फॉर्म ने उन्हें केवल अनंत मन और भ्रमों को शारीरिक रूप से प्रकट करने की क्षमता प्रदान की। हालांकि उनका वैम्पायर फॉर्म असंख्य क्षमताओं के साथ आया था। एक सामान्य वैम्पायर हर 2 सफलताओं के बाद एक क्षमता को अनलॉक करता है। एमेना वैम्पायर और बॉडी वैम्पायर ने विभिन्न क्षमताओं को अनलॉक किया। हालांकि चूंकि नक्स पूर्ण कृषक था, उसने उन दोनों की क्षमताओं को पहचान लिया था। इसलिए पिशाच बनने के ठीक बाद नक्स ने 9 अलग अलग क्षमताओं को अनलॉक किया। पिशाच रूप में उनकी ताकत बिल्कुल अलग स्तर पर थी। नक्स को आखिरकार एहसास हुआ कि वैम्पायर को दुनिया की सबसे मजबूत जातियों में से एक के रूप में क्यों जाना जाता है। उनका खून बिल्कुल भयानक था, यहाँ तक कि अकेले इन सभी क्षमताओं का परीक्षण करना और उनमें महारत हासिल करना भी उसे पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाएगा। और वह एकमात्र चीज़ नहीं थी। ये सब सोचते सोचते नक्स की नज़र फिर सामने अनगिनत मैसेज पर पड़ी। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान 2 संदेशों ने खींचा। अनलॉक एब्सोल्यूट किनेसिस खुला पूर्ण कदम। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसने जो 2 नई योग्यताएं प्राप्त की थीं, ये वे क्षमताएं थीं जिनके बारे में नक्स सबसे अधिक उत्सुक था। पूर्ण काइनेसिस विवरण, वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता। ये वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, सजीव से लेकर निर्जीव तक। यदि पर्याप्त सार का उपयोग किया जाए तो वह इच्छित वस्तु में हेरफेर कर सकता है। पूर्ण काइनेसिस का वस्तु द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है, एक बार जब ऑब्जेक्ट होस्ट के नियंत्रण में आ जाता है तो चाहे वह कुछ भी करे, ऑब्जेक्ट उसका विरोध नहीं कर पाएगा। मेज़बान के नियंत्रण में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी किया जा सकता है। लागत उस वस्तु पर निर्भर करती है जिसे मेज़बान हेरफेर करना चाहता है। जैसे ही उसने क्षमता का विवरण पढ़ा, नक्स की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। क्या ये कुछ ज़्यादा ही मजबूत नहीं था? वस्तुएं सजीव या निर्जीव हो सकती हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह एब्सोल्यूट काइनेसिस का उपयोग करके वास्तविक लोगों को भी नियंत्रित कर सकता है? और एक बार जब वस्तु उसके नियंत्रण में आ गई तो वह उसका विरोध नहीं कर पाएगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों पर वह एब्सोल्यूट किनेसिस का उपयोग करता है उन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा? इसका परीक्षण करने के लिए उसने अपना हाथ मेलिया की ओर बढ़ाया। उसके शरीर के अंदर का सार हिल गया और मेलिया को घेर लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूंकि नक्स के अलावा कोई भी सार नहीं समझ सकता था, मेलिया समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है और उसने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। हालांकि जल्द ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसने अपना संतुलन बनाने के लिए इधर उधर घूमने की कोशिश की, हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अब अपने अंगों को हिला नहीं सकती थी। मेलिया की आंखें भय से फैल गईं। विरोध करने की कोशिश करो, नक्स बोला। मुझसे नहीं हो सकता, मेलिया ने उत्तर दिया। वह अपना मुंह भी नहीं खोल सकती थी और उसे हरमसील के टेलीपैथिक लिंक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, नक्स ने पहले ही उस पर हरमसील लगा दी थी, अब वह आधिकारिक तौर पर लिएंडर थी। हालांकि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। तुम नहीं कर सकते, नक्स ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता, अपनी आंखें हिलाना और चारों ओर देखना ही एकमात्र चीज़ है जो मैं अभी कर सकता हूँ। मेलिया, जो समझ गई थी कि नक्स उसकी क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था, ने अपनी स्थिति बताई। क्या आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं? नक्स ने प्रश्न किया। नहीं, मैं अपना मन सक्रिय नहीं कर सकता, मेलिया ने उत्तर दिया। यही कारण था कि वह पहले इतना घबरा गई थी। ये वही स्थिति है जहां एडन ने मेरी कल्टीवेशन को सील करने के लिए आर्टिफैक्ट का उपयोग किया था। एकमात्र अंतर यह है कि इस बार मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता, मेलिया ने समझाया। नक्स ने समझ में सिर हिलाया। जैसा कि सिस्टम ने कहा, मेलिया उसके सामने पूरी तरह से असहाय थी। फिर नक्स ने मेलिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सार की मात्रा नोट की और उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कुल सार का बमुश्किल 5% ही उपयोग किया है। एक महान ऋषि को उसके केवल 5% सार के साथ इस स्थिति में लाना, ऐसी डरावनी क्षमता कैसे अस्तित्व में हो सकती है? नक्स का वैम्पायर फॉर्म। अचानक नक्स ने मेलिया को वापस बिस्तर पर लिटा दिया और उसे अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। मेलिया ने चारों ओर देखा। उसे अभी भी अजीब लग रहा था कि कैसे उसने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। मैं तुम पर फिर से उसी क्षमता का प्रयोग करूंगा, इस बार इसका विरोध करने की कोशिश करो, नक्स बोला। मेलिया ने सिर हिलाया। उसके चारों ओर का मन हिल गया और उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना ली। नक्स का सार मेलिया की ओर बढ़ा और उसे घेर लिया, और जैसा कि नक्स को उम्मीद थी, इस बार मेलिया को नियंत्रित करना कठिन था।
उसे पहले से अधिक एसेंस का उपयोग करना पड़ा। अपनी सुरक्षा के लिए अपने मन का अधिकांश उपयोग करें। नक्स बोला। मेलिया ने सिर हिलाया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। नक्स ने उसके शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश की और इस बार सफल होने के लिए उसे अपने सार तारांकन का 30% उपयोग करने की आवश्यकता थी। मन से इसका विरोध किया जा सकता है, हालांकि यह अभी भी काफी प्रबल है। नक्स बुदबुदाया। किसी को जानना होगा, मेलिया एक चरम महान ऋषि थी और उसने खुद का बचाव करने के लिए अपने लगभग सभी मन का उपयोग किया था। हालांकि वह अभी भी उसका विरोध नहीं कर सकी और उसे अपने अधीन करने के लिए उसे अपने सार का केवल 30% उपयोग करना पड़ा। नियंत्रण। निस्संदेह कोई भी समझदार व्यक्ति किसी ऐसे हमले से बचाव के लिए अपने लगभग सभी दिमाग का उपयोग नहीं करेगा जिसे वे समझ भी नहीं सकते। तो जाहिर है, नक्स को किसी को पकड़ने के लिए इतने एसेंस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण काइनेसिस, यह एक अत्यंत प्रबल क्षमता थी। क्या अब आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? मेलिया, जो अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुकी थी और हवा में तैरते हुए बंदी बनी हुई थी, ने सवाल किया। हालांकि उसे मुक्त करने के बजाय नक्स ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। और मेलिया, उसे वह मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं आई। नक्स खड़ा हुआ और उसने मेलिया की ओर उंगली उठाई। मेलिया का शरीर अपने आप हिल गया और हवा में रहते हुए उसने ती-पोज ले लिया। नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई। फिर उसने अपनी उंगली अपनी ओर घुमाई। मेलिया का शरीर उसकी ओर बढ़ने लगा। जल्द ही मेलिया का शरीर ठीक नक्स के सामने तैर रहा था, उसी ती-पोज में, कुछ भी छिपाने में असमर्थ। चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ नक्स ने मेलिया की ठुड्डी पकड़ ली। किसने सोचा होगा कि तुम फिर मेरे सामने इस असहाय अवस्था में होगे? वह धीरे से फुसफुसाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और इस बार ये पहले से भी बदतर लग रहा है ना? आर मुझे रिहा करो। मेलिया हकलाने लगी। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, हालांकि उसका चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। क्या मुझे वास्तव में ऐसा करना चाहिए? नक्स बोला और उसकी उंगलियां मेलिया के निचले होठों की ओर बढ़ीं। नक्स, मेलिया चिल्लाई। ओह, तुम भीग गए हो। हालांकि नक्स बस हंसा। क्या तुम्हें शायद ये पसंद आ रहा है, मेरी प्रिय मेलिया? मैं नहीं हूं। मेरा शरीर केवल बी पर प्रतिक्रिया कर रहा है क्योंकि हमने ऐसा कई बार किया है। मेलिया ने उत्तर दिया। उसका ठंडा चेहरा जो बुरी तरह शर्मा रहा था, एक अजीब आकर्षक दृश्य था। ठीक है, हमने ऐसा कई बार किया है ना? नक्स ने मेलिया की नाक को अपनी नाक से छूते हुए मोहक स्वर में कहा। उसके होंठ उसके बेहद करीब थे, हालांकि उसने संपर्क नहीं बनाया। इस स्थिति में यह मेलिया थी जो आमतौर पर अपना धैर्य खो देती थी और उसे चूम लेती थी। हालांकि चूंकि वह अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, वह केवल देख सकती थी क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर पर एक अजीब सी खुजली महसूस होती थी। नक्स उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, हालांकि उसने फिर भी कुछ नहीं किया। बस उसे मजा आया तो मेलिया का रस छलकने लगा। नक्स, मेलिया ने पुकारा। नक्स ने अपना सिर हिलाया और उसकी गर्दन को चूसना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेलिया को अपने पूरे शरीर में खुजली महसूस होने लगी। वह अपने शरीर को हिलाना और नक्स को यथासंभव कसकर गले लगाना चाहती थी। यह विशेष रूप से यातनापूर्ण था कि कैसे नक्स की उंगलियां जो उसकी दीवारों के अंदर थीं, बेहद धीमी गति से चल रही थीं, उसके कमजोर बिंदुओं को खरोंच रही थीं और ठीक उसी समय रुक रही थीं जब वह मारने वाली थी। नक्स, मुझे तुमसे नफरत है, मेलिया ने शिकायत की। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वह नक्स पर कूद पड़ी, कोआला की तरह उसे गले लगाते हुए, उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें और उसकी कमर के चारों ओर पैर रखकर उसे जितना कसकर पकड़ सकती थी, पकड़ लिया। ये निश्चित रूप से उस महिला के गले लगने जैसा नहीं लगता जो अपने पति से नफरत करती है। नक्स हंसा। हालांकि मेलिया ने उनकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसके कुत्ते लंबे हो गए और तारांकन पियर्स, वह नक्स का खून चूसने लगी। उगघे, नक्स के पूरे शरीर में खुशी का एक झटका दौड़ गया। मेलिया की छोटी बहन के अंदर उसकी उंगलियां अपने आप हिलने लगीं। मेलिया खुशी से कराह उठी क्योंकि उसकी दीवारें नक्स की उंगलियों के चारों ओर चिपक गईं, इससे पहले कि वह अंततः फुहार छोड़े। आनंद उपन्यास फूधार, उसका प्रेम रस नदी की तरह बहकर फर्श पर गिर रहा था और नक्स के हाथों को गीला कर रहा था। इस पूरे समय में उसने नक्स का खून चूसना बंद नहीं किया, बल्कि उसने केवल तीव्रता बढ़ा दी, जिससे नक्स के शरीर में आनंद का और भी अधिक शक्तिशाली झटका लगा। उगघे, नक्स कराह उठा, उसकी भुजाएं कांप रही थीं, हालांकि वह फिर भी मेलिया को जाने नहीं दे सका क्योंकि उसने अपना सारा भार उस पर डाल दिया था। नक्स पूरी तरह से उसकी दया के अधीन था। हा हा हा। 1 मिनट बाद मेलिया ने अंततः नक्स का खून चूसना बंद कर दिया। उसने चेहरे पर मादक भाव लाते हुए उस जगह को चाटा जहां उसने काटा था। फिर आखिरकार उसकी नज़र नक्स पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण, मनमोहक मुस्कान आ गई।
अपने सामने यह आकर्षक दृश्य देखकर नक्स के शरीर का निचला भाग कांप उठा। उसने झट से मेलिया के होंठ बंद कर दिए। इस बार यह सिर्फ सामान्य चुंबन नहीं था, इसमें जीभें भी शामिल थीं। मेलिया ने जवाब दिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया। नक्स आगे बढ़ा और मेलिया को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर गिर गया। क्षमताओं का परीक्षण हमेशा बाद में किया जा सकता है। वे कहीं गायब नहीं हो रहे थे। एक और दौर से नुकसान नहीं होगा, है ना? मन में यही विचार लेकर उसने मेलिया के होठों को निगलते हुए अपने कपड़े उतार दिए। कुछ ही देर में मेलिया की ब्रा और पैंटी भी फेंक दी गई। उनके नग्न शरीर बिस्तर पर लुढ़क गए और अंततः नक्स का कठोर लिंग मेलिया की गुफा में प्रवेश कर गया। नन्हे मेलिया खुशी से कराह उठी। नक्स आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, फिर वह नीचे चला गया और मेलिया के स्तनों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह आखिरी दौर होने का वादा अनगिनत बार टूटा। पिछला महीना उन्होंने कोर्ट के अंदर बिताया था। यही वह महीना था जिसके बारे में मेलिया अक्सर अपनी नई बहनों के बारे में बात करती थी और उन्हें चिढ़ाती थी। आन